हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूवीज एंड सीरीज फ्लिक्स। दिस इज शुभम। तो आज मैं सेक्स एजुकेशन सीजन 3 का सेकंड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में देख रखी है, तो प्लीज गो एंड वॉच इट। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरिक एडम की आंखों में काजल लगा रहा है। एडम खुद को जब शीशे में देखता है तो काफी सुंदर दिख रहा था। फिर एडम और एरिक थोड़ी मस्ती करते हैं। उनकी मस्ती के कारण बहुत शोर होने लगता है। तो शोर सुनकर एडम की मॉम रूम में आती है। उन्हें देखकर एडम कहता है कि हम कराटे प्रैक्टिस कर रहे थे। अरे भाई, ये कौन सा कराटे है? एडम की मॉम के जाने के बाद एरिक एडम से कहता है कि तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए कि हम सिर्फ दोस्त नहीं है। फिर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो कल मेकआउट करेंगे। तो भाई लोग, ये रहा शो का टाइटल। तो रोज की तरफ मैं स्कूल जाने से पहले नाश्ता कर रही थी, तभी उसके बुक्स के साथ एक स्कीम का बुक आइजैक को दिखता है। आइजैक इसके बारे में मुझसे पूछता है तो मैं वो बताती है कि ये मेरे टीचर ने मुझे दिया था, इससे हम अमेरिका जाकर पढ़ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि अमेरिका जाकर पढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। आइजैक जानता था कि मैं काफ़ी टैलेंटेड और स्मार्ट है, तो वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए कहता है, लेकिन मेव कहती है मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तभी इस सब के बीच मेव के ऊपर जाम लग जाता है, तो आइजैक उसे साफ करता है। इन दोनों के बीच मोमेंट बन ही रहा था कि तभी जो आकर सब बिगाड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है ओटिस के घर पर, जहाँ पर रूबी उसका वार्डरोब चेक करती है। फिर ओटिस को अलग अलग टाइप के कपड़े पहनाकर उस पर एक्सपेरिमेंट करती है। फिर जाके एक लुक सेलेक्ट करती है। तो ओटिस को लगता है कि वो मैग्नेटो की तरह दिख रहा है, वही एक्समैन वाला मैग्नेटो, लेकिन वो असल में उल्लू का पट्टा दिख रहा था। और फिर रूबी उसे किस करती है। तो भाई, अपना लौंडा इसीलिए तो जिंदा है। उसके बाद रूबी उसे मूंछ मुड़ाने के लिए कहती है, तो अपना लौंडा जान भी दे देगा, मूंछ क्या चीज़ है। इसके बाद ओटिस जल्दी से शेव करके आता है। तभी रूबी नीचे जाती है। तब ओटिस की मॉम नाश्ता कर रही होती है। वो तो रूबी को भी नाश्ता ऑफर करती है, लेकिन रूबी बड़ी ही एटीट्यूड से मना कर देती है। बातों बातों में ओटिस की मॉम पिछवाड़े से बम फोड़ती है। वो रूबी से कहती है कि वो खुश है कि तुम ओटिस के साथ रात पर रुकने में कंफर्टेबल हो। यार, हमारे यहाँ अगर लड़का लड़की को देख भी ले तो दूसरे दिन शादी की अफवाह उड़ने लगती है और तीसरे दिन तक लोग बच्चों के नाम भी सोच लेते हैं। खैर, ये सुनकर रूबी कहती है कि हम सिर्फ कैजुअल सेक्स कर रहे हैं, ना कि डेट कर रहे हैं। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। तभी ओटिस नीचे आता है। उसके कपड़े देखकर उसकी मॉम अजीब सा मुंह बनाकर उसकी तारीफ करती है। ओटिस को समझ में आ जाता है कि वो गधा लग रहा है, लेकिन अगेन रूबी उसे कहती है कि तुम स्टाइलिश लग रहे हो, गधे नहीं। रूबी ओटिस को ओटी कहकर बुलाती है क्योंकि उसे लगता है ओटिस बच्चों जैसा नाम है। अब क्या उसे मुतना भी सिखाएगी? या 10-15 मिनट की एंजॉयमेंट के लिए अपने लोडे को क्या क्या करना पड़ रहा है। इधर ओला के डैड उसे स्कूल छोड़ने आते हैं। ओला के डैड उसे अपने और जीन के बारे में बताते हैं कि अब वो दोनों मिलकर बच्चे को बड़ा करेंगे। लेकिन ओला कंफ्यूज होती है क्योंकि पिछले सीजन में उसके डैड का दिल जीन ने दुखाया होता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि अब हालात बदल चुके हैं। फिर हम देखते हैं कि ओटिस और रूबी स्कूल में आते हैं, वो भी ओपन कार में। ओटिस और रूबी को साथ देखकर सब काफी अजीब रिएक्शन देते हैं। ओटिस रूबी से कहता है कि सब हम ऐसे घूर क्यों रहे, तो रूबी जवाब देती क्योंकि तुम स्कूल की सबसे हॉट एंड पॉपुलर लड़की के साथ हो, इसलिए। तो ये दोनों जब स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं तो रूबी उसे अपनी चाल सही करने के लिए कहती है। बेसिकली वो ओटिस को अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी छोड़ने के लिए कहती है। तो सब जब स्कूल के अंदर जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि स्कूल के बीचों बीच एक येलो लाइन बनी हुई है और स्कूल में हर जगह इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे कि उन्हें कैसे चलना है, क्या नहीं करना है। और तो और स्टूडेंट्स के लॉकर को भी ग्रे कलर में पेंट किया जा रहा है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने उस पर काफ़ी उच्च विचार लिखे हुए थे और कुछ ने तो काफ़ी बढ़िया कलाकारी की थी। फिर हम देखते हैं कि रूबी ओटिस को लंच पर इनवाइट कर रही होती है। तभी वहाँ पर एरिक आकर ओटिस को कहता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। तो ओटिस कहता है कि ये रूबी की चॉइस है। तो एरिक ओटिस को साइड में ले जाकर कहता है कि वो और एडम आज मेकआउट करने वाले, वो भी बाहर। तो ये सुनकर ओटिस एरिक से कहता है कि एडम तुम्हें हर्ट कर सकता है, लेकिन एरिक कहता है तुम एडम को नहीं जानते। खैर, तो दोनों भाई नाचते हुए क्लासरूम में जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डिलन और उसका दोस्त क्लास के डोर पर ट्रांसपेरेंट टेप लगा रहते हैं टीचर का मजाक उड़ाने के लिए। जब मिसेस सेंट क्लासरूम में एंटर करती है तो वो टेप को देख नहीं पाती और वो उससे टकरा जाती है, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। तो मिस सेंट जब क्लास में आती है तो वो सबसे पूछते हैं ये किसने किया। तो डिलन बताता है कि ये एडम ने किया, लेकिन मिस सेंट जानती थी कि एडम ने नहीं किया होगा, तो वो डिलन को बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हेंड्रिक्स स्टूडेंट्स के साथ गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, जो कि असेंबली के लिए होता है और वो बहुत ही अश्लील गाना होता है। ये सब होप भी देख रही होती है, लेकिन वो जैक्सन को साथ लेकर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होप जैक्सन से अपनी राय मांगती है नई स्कूल गाइडलाइंस पे। तो जैक्सन कहता है कि वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट। क्लास खत्म होने के बाद एडम को अपसेट देखकर मिसेस सैंड्स उसे मदद ऑफर करती है। स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ये येलो लाइन उनकी यूनिटी के लिए है और कुछ को लगता है कि ये उन्हें कंट्रोल करने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि होप सबको लेफ्ट साइड पर चलने के लिए कहती है येलो लाइन के। रास्ते में होप को जब मेव दिखती है तो वो उसे कहती है कि अपनी नोज रिंग उतार कर स्कूल आया करो। कुछ स्टूडेंट्स बेहद ही भारी मन से अपनी कलाकारी को मिटते हुए देख रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि विवियन होप की कुछ ज़्यादा ही चापलूसी कर रही है। वो होप को स्कूल के पीछे वाली दीवार के बारे में बताती है जहाँ पर सारे बच्चे चित्रकारी करते हैं। तो विवियन होप से कहती है कि मैं और जैक्सन मिलकर उसे पेंट कर देंगे। इस तरफ हम देखते हैं कि ओटिस स्नैक्स खाते हुए रूबी और उसके दोस्तों के पास आता है। वो रूबी के पास बैठने ही वाला होता है कि तभी रूबी उससे सामने खड़ा रहने के लिए कहती है और बताती है कि उसे मिज़ोफोनिया है, यानी कि दूसरों की खाने की आवाज़ से उसे डर लगता है। भाई, मैं कह रहा हूँ ये लड़की पक्का इंसान नहीं है। कपड़े, फिर चलना, अब खाना,
तो कल ये इसे ये भी बता सकती है कि सांस कैसे लेना है। इस तरफ ओटिस और रूबी को साथ देकर एमी मेव से कहती है कि क्या तुम्हें इन दोनों को साथ देकर फर्क नहीं पड़ता। तो मेव ऐसे जवाब देती है जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जानते हैं सच्चाई क्या है, आग दोनों तरफ लगी हुई है। मेव उसे कहती है कि उसे आइजैक पसंद है। ये सुनकर एमी काफी खुश होती है। तभी एमी मेव को खाने के लिए कुकीज देती है और बताती है कि कैसे उसे 5 दिन तक कब्ज हुआ था। यार खाते टाइम ऐसी बातें कौन करता है भाई। इस तरफ हम विवियन और जैक्सन को देखते हैं जो कि स्कूल के पीछे वाली दीवार के सामने खड़े थे, जिस पर कई सारी कलाकारियां की हुई थी स्टूडेंट्स ने। तो इन दोनों के बीच क्या लाकर इस दीवार का हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस बताती है। ये बताती है कि ये आर्ट है, इसे हमें संजो के रखना चाहिए। और ये सुनकर जैक्सन सच्ची में इसे सीरियसली ले लेता है। यार भाई स्कूल में पागलों की कमी नहीं है। इस तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर हेनरिक्स को रोककर होप कहती है कि असेंबली के लिए जो गाना तैयार किया है उसे बदलना चाहिए क्योंकि वो काफी अश्लील है, लेकिन मिस्टर हेनरिक्स इसे सीरियसली नहीं लेते। होप धीरे धीरे इस स्कूल को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कर रही है। स्कूल के बाहर हम एडम के डैड यानी मिस्टर ग्रॉफ को देखते हैं जो कार में बैठकर टेंशन के मारे चॉकलेट पे चॉकलेट खा रहे थे। तभी वहां मिस्टर हेनरिक्स आकर उन्हें चौंका देते हैं। मिस्टर ग्रॉफ हेनरिक्स को झूठ बोलते हैं कि वो नई जॉब ज्वाइन करने के लिए आए। तो मिस्टर हेनरिक्स उन्हें कहीं बाहर हैंग आउट करने के लिए इन्वाइट करते हैं, लेकिन मिस्टर ग्रॉफ नई जॉब का बहाना देकर वहां से चले जाते हैं। मिस्टर हेनरिक्स के जाते ही वो चुपके से वापस आ जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं उनके पास कोई जॉब नहीं है। इनका हाल मैकेनिकल इंजीनियर की तरह हो गया, वो भी ऐसे बल्ले घूम रहे हैं आजकल। स्कूल छूटने के बाद एरिक ओटिस से पूछता है कि रूबी के साथ लंच कैसा रहा। तो वो जवाब देता है कि बकवास, उसे खाना चबाने के लिए भी उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। और तो और उसे रूबी का पर्स हमेशा हाथ में लेकर चलना पड़ता है। कुछ भी कहो, कुत्ते जैसी हालत हो गई अपने लौंडे की। लेकिन भाई रूबी उसे मजे भी तो दे रही है, तो इन छोटी मोटी चीजों से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम जीन और जेकब को थेरेपिस्ट के पास बैठा हुआ देखते हैं। इन दोनों की समस्या ये होती है कि इन दोनों को बच्चे को साथ में बड़ा करना है, लेकिन बिना साथ रह के। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि इन्हें बिना एग्जाम की डिग्री चाहिए। डॉक्टर इन दोनों से अपने पहले ब्रेकअप के बारे में पूछती है। जीन कहती है पहला रीजन तो ये था कि मैंने अपने एक्स हस्बैंड को किस किया था, और दूसरा ये कि उसे अपने प्राइवेट स्पेस में अचानक एक नया पार्टनर आ गया था जो उसे पसंद नहीं था। और भी कुछ बचकाने रीजन होते हैं बच्चों जैसे इनके ब्रेकअप के। पर अब जीन फिर से इस रिश्ते को मौका देना चाहती है। वो जानती है कि 48 के एज में पेरेंट बनना काफी मुश्किल है, पर वो इस बच्चे को दिल से एक्सेप्ट करती है। जेकब भी ये सुनकर काफी खुश होता है, तो डॉक्टर उन्हें फिर से डेट करने की एडवाइस देती है ताकि इन दोनों को एक दूसरे पर भरोसा बढ़े। स्कूल छूटते ही एमी का बॉयफ्रेंड स्टीफन उसे रात को घर पर बुलाता है, पर एमी झूठ बोलती है कि वो मेव के साथ जा रही है। स्टीफन के जाने के बाद मेव एमी से इसकी वजह पूछती है, तो एमी कहती है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने में डर लग रहा है। मतलब अभी लग रहा है, पहले नहीं लगता था क्योंकि उसके साथ बस में एक हादसा हुआ था इसलिए। तो मेव एमी को किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की सलाह देती है, लेकिन एमी कहती है कि यार मुझे ओटिस और मेव जैसी सलाह कौन देगा। तो एमी के लिए मेव ओटिस के पास जाती है, तो बिना पूछे ही ओटिस बताता है कि ये कपड़े उसने नहीं बल्कि रूबी ने सिलेक्ट किए, लेकिन मेव को इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता। मेव ओटिस को एमी के बारे में बताती है, कहती है कि वो पिछले टर्म से डिस्टर्ब चल रही है, इसलिए वो उसकी मॉम का अपॉइंटमेंट मांगती है। तो ओटिस तुरंत हाँ कह देता है। ओटिस जब कहता है कि मेरा और रूबी का अभी भी कैजुअल चल रहा है, तो मेव कहती है कि तुम कैजुअल टाइप नहीं लगते, तुम बहुत ही केयरिंग हो रहे थे। लेकिन ओटिस इसका जवाब देता है कि फीलिंग्स नहीं होने से किसी को हर्ट भी नहीं होता। यार कह दो ना एक दूसरे से, साला मैटर ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ लिली का अलग चल रहा था, वो क्रॉप सर्कल की फोटो ले रही होती है, शायद उस पर रिसर्च करेगी, वही एलियन वाले क्रॉप सर्कल्स। इस तरफ एरिक और एडम जंगल में मंगल करने आते हैं। एरिक पूरी तैयारी से आया होता है, लेकिन एडम को ये ठीक नहीं लगता, मतलब वो अनकंफर्टेबल फील करता है, तो इसलिए इसकी वजह से एरिक गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। एरिक जाते जाते कहता है कि एडम तुम्हारे बारे में ओटिस ने सही कहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर ग्रॉफ के भाई और बीवी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि अभी तुम्हें उसे घर से निकाल लेना चाहिए, लेकिन उसका भाई थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और ये सारी बातें मिस्टर ग्रॉफ सुन लेते हैं और वो आकर ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मिस्टर ग्रॉफ अपने भाई से झूठ बोलते हैं कि उन्हें नया फ्लैट मिल गया है और वो जल्दी यहाँ से मूव आउट कर लेंगे। यार इस आदमी के साथ बहुत गलत हुआ है, पहले इसकी नौकरी गई, फिर इसकी बीवी ने इसे घर से निकाल दिया, अभी इसके पास घर भी नहीं है। इसी में हम देखते हैं कि मैं वो अपनी हाफ सिस्टर यानी कि सौतेली बहन से मिलने फॉस्टर होम। इस तरफ हम देखते हैं कि ओटिस और रूबी उसके घर में मेकआउट कर रहे होते हैं, तो मेकआउट के बीच में इनका यस नो चल रहा होता है। अपना लौंडा काफी इंजॉय कर रहा होता है। मेकआउट के बाद रूबी जब घर जा रही होती है तो ओटिस कहता है मैं भी तुम्हारे घर आता हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, लेकिन रूबी को लगता है कि उसे उसके साथ फिर से गपागप करना है, बट असलियत में उसे रूबी के साथ सीरियस होना था। यार ये मेव को बातों को काफी सीरियसली लेता है भाई। जब रूबी नीचे आती है तो जेन और जेकब की वो इंसल्ट करती है और काफी रूडली बिहेव करती है। उसके जाने के बाद ये दोनों एक्सरसाइज करने लगते हैं जो डॉक्टर ने बताई थी, और अल्टीमेटली इनकी एक्सरसाइज उसके बेड पे खत्म होती है। भाई हर 10 मिनट में ये सीन दिखाना जरूरी है, डायरेक्टर को टाइटल भी तो जस्टिफाई करना है। ओटिस जब रूम से बाहर आता है तो एडम उससे मिलने आता है। एडम उससे कहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड के कान भरने बंद कर दो। फिर ओटिस एडम को सलाह देता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है किसी से तो तू उसकी तरफ देखो मत, दूसरी तरफ देखो, सोचने में आसानी होती है। एडम जाते जाते ओटिस को कहता है कि तुम्हें पहले वाली कपड़े पहनने चाहिए, इन कपड़ों में तुम अच्छे नहीं लगते। मेकआउट के बाद जीन और जेकब डिसाइड करते हैं कि अब हम दोनों को फैमिली बन जाना चाहिए। इस तरफ मेव जो फॉस्टर होम में अपनी बहन से मिलने आई हुई होती है, तभी उसकी मॉम उधर आ जाती है। उसकी माँ उसे देखकर वहाँ से भगा देती है क्योंकि उसकी मॉम ड्रग एडिक्ट थी,
इसकी वजह से मेव ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया था, इसलिए वो काफ़ी गुस्सा थी मेव पे। मेव घर आने के बाद जो भी हुआ वो सारा सच आइजैक को बता देती है। तो आइजैक उसे दिलासा देने के लिए उसे हक करता है। तो हक के बीच में ये दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन आइजैक उसे बीच में ही रोककर उसे कहता है कि ओटिस ने जो मैसेज भेजा था तुम्हारे लिए, मैंने वो डिलीट कर दिया। ये सुनकर मेव काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इस तरफ एडम एरिक के घर पर आता है। वो उसकी तरफ ना देखते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा हथियार मेरे लिए चाहिए। इसका मतलब ये दोनों मेकआउट करेंगे तो एडम लड़की बनेगा और एरिक लड़का बनेगा, समझ रहे हो ना। और ये बात कहने में उसे एरिक को शर्म आ रही थी, इसकी वजह से वो इतने दिनों से अपसेट चल रहा था। अभी ये दोनों मेकआउट करते हैं और सुबह एरिक चुपके से एडम को भगा देता है। तभी हम देखते हैं कि एरिक और उसकी फैमिली एक हफ्ते के लिए नाइजीरिया जा रही है क्योंकि उसके कज़न की शादी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर ग्रोफ मिस्टर हेनरिक्स के घर पर आता है और उनसे कुछ दिन उनके घर पर रहने के लिए परमिशन मांगता है। मिस्टर हेनरिक्स खुशी से उनको वेलकम करता है। इधर ओटिस की मॉम उसे कहती है कि जैकब और उसकी बेटी ओला हमारे साथ रहेंगे, तो ओटिस उसके लिए ओके कर देता है। लेकिन ओटिस की मॉम ने इतनी समझदारी एक्सपेक्ट नहीं की थी उससे, तो जाते जाते अपने मॉम से पूछता है कि क्या वो कैजुअल रिलेशन टाइप का है। तो उसकी मॉम जवाब देती है कि उसे एक मीनिंगफुल रिलेशन बनाना चाहिए। ओटिस जब हमेशा वाले कपड़े पहनकर आता है तो रूबी को देखकर अच्छा नहीं लगता। ओटिस कहता है कि तुम्हारे साथ रहने के लिए मुझे खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें शर्म आती है तो हम यहीं पर रुक सकते हैं। ये हुई ना। और वो रूबी को कैजुअल से हटकर सीरियस होने के लिए कहता है, तो रूबी उसे एक्सेप्ट करती है एज अ बॉयफ्रेंड। दूसरी तरफ आइजैक मेव को सॉरी का मैसेज भेजता है और ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है, बट मेव उसे इग्नोर कर देती है। स्कूल में आने के बाद एडम मिस सैंड्स को कहता है कि मुझे पढ़ाई में अच्छा बनना है, तो आप मेरी मदद करेगी। तो मिस सैंड्स खुशी से हाँ कहती है। इधर ओटिस और रूबी जब स्कूल में जा रहे होते हैं तो अनवर को कुछ इस तरह के कपड़ों में देख रहे हैं और इस कपड़ों में देखकर उनका रिएक्शन ऐसा होता है। जब मैं ओटिस के पास कुछ कहने के लिए आती है तो तभी ओटिस कहता है कि रूबी और वो अभी ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। तो ये सुनकर मैं वहाँ से चली जाती है और एमी के पास बैठ जाती है। जब मैं और एमी साथ में बैठे होते हैं तभी वहाँ पर होप आती है। होप में से उसकी नोज रिंग मांगती है और उसे वो देनी ही पड़ती है। होप जब स्कूल में आती है तो वो जैक्सन से उस दीवार के बारे में पूछती है कि वो पेंट हुई या नहीं। तो जैक्सन बेवकूफ़ जैसी बातें करता है। तो ये सुनकर उसकी पोजीशन होप विवेन को दे देती है। आखिरकार विवेन को उसकी तपस्या का फल मिल गया। एपिसोड के आखिर में हेडमास्टर होप अनाउंस करती है कि अगले हफ्ते से सब स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहन के आना होगा और कई सारे नियम भी और लगाती है, अगर नहीं माने तो सबको पनिश किया जाएगा। तो ये सुनकर सब बच्चों के ऐसे रिएक्शन होते हैं जैसे उनकी अब वाट लगने वाली है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।